एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुई थी, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि रीडू लॉग बफर में तमाम चीजें लॉग राइटर ने लिख दी थी, डीबी राइटर की तमाम डर्टी बफर्स डीबी राइटर ने लिख दी थी? नो, आप कभी नहीं कह सकते। तो अब एक प्रोसेस होता है कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी। एसमून का काम होता है इंस्टेंस रिकवरी करना, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको नहीं कुछ भी करना पड़ता। जब ऑरेकल एक बार अनक्लीन डाउन हो गया, नेक्स्ट टाइम आप अप करते हैं तो इंस्टेंस रिकवरी शुरू किया जाता है। कौन शुरू करवाता है? एसमून। एसमून तमाम प्रोसेस का कंट्रोल अपने पास ले लेता है और किसी किस्म का कोई सर्वर प्रोसेस नहीं बनने देगा जब तक कि इंस्टेंस रिकवरी कंप्लीट नहीं हो जाती। एसमून क्या करेगा? एसमून सबसे पहले चेक पॉइंट को ट्रिगर करवाएगा। चेक पॉइंट नंबर देखा जाएगा कि लास्ट टाइम चेक पॉइंट 9:12 के ऊपर फायर हुआ, उस वक्त चेक पॉइंट नंबर क्या था? 1 2 3 5। और अब 9:21 है, 9:21 तक कोई चेक पॉइंट फायर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमें 9:12 से लेके 9:21 की ट्रांजैक्शन की रिकवरी करनी है, एंड इट्स कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी। लाइक उसके बाद कोई चेक पॉइंट फायर नहीं हुआ तो आपके पास ये तो गारंटी है कि 9:12 की तमाम ट्रांजैक्शंस लिखी जा चुकी हैं, बट उसके बाद कोई गारंटी नहीं है क्योंकि चेक पॉइंट फायर नहीं था हुआ। अब फिर एसमून क्या करेगा? वो इसी रीडू लॉग फाइल्स, यहां पे पॉइंटर्स पड़े हुए, इन पॉइंटर्स को दोबारा बफर में लोड करेगा, रिवर्स काम करेगा। इन पॉइंटर्स को लोड करेगा, इन पॉइंटर्स के अगेंस्ट एक स्पेशल किस्म का सर्वर प्रोसेस बनाएगा जिसका कोई यूजर प्रोसेस नहीं होता। वो सर्वर प्रोसेस क्या करेगा? यहां से बफर्स लोड करेगा वापस, क्योंकि इनिशियली आपको पता है तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर एम्प्टी होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। इनको डर्टी मार्क करेगा, डर्टी मार्क करके तमाम चीजें वापस राइट डाउन करेगा, फिर एक नया चेक पॉइंट लगाएगा नंबर 9:21 के अकॉर्डिंगली, एंड देन ऑफर करेगा कि डेटाबेस ओपन हो जाए। ठीक है, सो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। तो ये आपका ठीक ठाक जिसे कहते हैं, अगर कभी इलीगल डाउन हो जाए आपका ऑरेकल तो वो नेक्स्ट टाइम खुद अटेम्प्ट करता है, लेकिन अगर इलीगल डाउन हो गया और आपने बैड मैनेजमेंट की हुई है तो फिर परमानेंट डाउन भी हो जाता है, फिर आपको बाद में कुछ इसके पैरामीटर रिकॉन्फिगर करने पड़ेंगे। जी हाँ, पता क्या, ट्रांजैक्शन उतनी देर तक, देखिए हम लिख देते हैं कमिट, हम कहते हैं कमिट। कमिट का क्या मतलब है? लॉग राइटर फायर हुआ, उसने पॉइंटर्स यहां पे राइट डाउन कर दिए, बट कमिट ओरिजिनली कब फायर होगा? जब डर्टी बफर्स वाया डीबी राइटर अप्रोप्रिएट जगह पे लिखी जाएं, ठीक है, तो फिर कमिट फायर होता है। बट ऑरेकल ऐसा नहीं करता, ऑरेकल हाफ वे प्रोसेस पे हमें गारंटी दे देता है, लॉग राइटर फायर हो गया, डन। बाद में डर्टी बफर्स राइट डाउन करता रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लिख देते हैं अपडेट एम्प सेट सेल इज 1000, ट्रिलियन ऑफ रोज हैं, उसने वेट नहीं किया कि इतनी डर्टी बफर्स राइट डाउन हो तो मैं कमिट कहूं स्टेटमेंट प्रोसेस, उसने सिंपल लॉग राइटर को फायर किया है, लिख दिया, ठीक है जी, खत्म। एक डीएमएल स्टेटमेंट, लास्ट टाइम हमने एक डीआरएल स्टेटमेंट प्रोसेस की थी, नाउ वी आर कैपेबल एनफ के हम एक डीएमएल स्टेटमेंट चला सकते हैं। सबसे सिर्फ ये आर्काइवर और रैको रह गया, इनकी जरा आउटलाइन सुन लें जी। जी जी, जब आपका ये सिस्टम मॉनिटरिंग जो है वो चलेगा तो वो इसमें आपको दोबारा से ट्रांजैक्शन देनी पड़ेगी? नो, ये आपको कुछ नहीं करना पड़ना, ये सारा काम उसने ऑटोमेटिक अपने बिहाफ पे करना है, क्योंकि उसमें हम डेटा फाइल या कंट्रोल फाइल में लिखा जा रहा है, जब आपके इसमें भी उन्हीं में ही लिखा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें आप, अगर चैप्टर नंबर लिटिल बिट वन लेट ये क्वेश्चन करें तो मेरा ख्याल है आपको खासा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, लेट अस कंटिन्यू टू द रिकवरर प्रोसेस। रिकवरर प्रोसेस एक ऐसा स्पेशल प्रोसेस है जो कि इनडाउटेड ट्रांजैक्शंस को रिकवर करता है। कब? जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस हो। यूजुअली हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सिंगल फेज कमिट प्रोसेस होता है। सिंगल फेज कमिट मीन कि वो लोकल डेटाबेस में ही हो रही है, डेटाबेस में आपको पता है लॉग राइटर ने लिख दिया, डीबी राइटर ने डर्टी बफर्स लिख दी तो खत्म काम। इसे हम कहते हैं सीरियलाइजेबल ट्रांजैक्शन। और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन क्या है? लाइक आप एटीएम कार्ड कहीं से भी, आप अपने ब्रांच सर्वर में नहीं है इस वक्त, आप कहीं पे भी किसी भी एटीएम XYZ पे हैं, आप वहां पे कार्ड इंसर्ट करते हैं पेमेंट ड्रॉ करने के लिए, ब्रांच सर्वर आपका रिमोट साइट पे है।
व्हाट गोइंग टू बी हैपन्स, अब ट्रांजैक्शन दो जगह पे होनी है। एक तो आपकी लोकल ब्रांच लोकल एटीएम सर्वर में होनी है, और एक आपके ब्रांच सर्वर जो अभी आपकी ओरिजिनल ब्रांच है बैंक की। अगर से यहां से आपने 10,000 काजी रुपीस निकलवाने हैं, अगर ब्रांच सर्वर में 10,000 लेस हो जाते हैं और इधर एटीएम सर्वर में 10,000 आपके एडअप हो जाते हैं और कैश डिस्पेंसर ऑफर करता है, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर बैलेंस अवेलेबल है आपका, डिडक्ट भी हो जाते हैं 10,000 आपके, लेकिन रन टाइम पे पता चलता है जी एटीएम के पास इतना कैश नहीं है, एटीएम क्या करती है, ट्रांजैक्शन रोल बैक कर देती है। या एटीएम के पास कैश है, रिसीट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इधर बैलेंस नहीं है, या फिर सारी चीजें अवेलेबल हैं, लिंक ब्रेक हो जाता है दरमियान में से। मीन के ब्रांच ने तो 10,000 लेस कर दिया, आपके ब्रांच ने 10,000 लेस कर दिए, बट लिंक ब्रेक हो गया, उसके फौरन बाद एटीएम आपको कैश डिस्पेंस नहीं कर सकी। तो दिस वन इज कॉल्ड टू फेज कमिट। टू फेज कमिट मीन एक फेज, एक कमिट ब्रांच सर्वर पे होगा, एक कमिट एटीएम सर्वर पे होगा। दोनों में अगर कमिट हुआ तो ट्रांजैक्शन कमिट होगी, कोई भी एक साइड फेल हो गई तो होल गॉन टू बी फेल्ड। और ऐसी ट्रांजैक्शंस जो इनडाउटेड का मतलब होता है कि पता नहीं होता कि कमिट हुई कि रोल बैक हुई, जैसे लिंक ब्रेक हो गया दरमियान से, इंटरनेट पे है सारी, लिंक ब्रेक हो गया, ठीक है। तो व्हाट गॉन टू बी हैपन, रेको रिकवरर इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी इनडाउटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकवर करे, मीन के डिक्लेयर करे कि क्या कमिट हुई थी कि रोल बैक हुई थी। अब जब मैंने आपको बताया कि से एटीएम और ब्रांच सर्वर 2-2 सेकंड के डिफरेंस से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या 1-1 सेकंड के डिफरेंस से कम्युनिकेट करते हैं, लिंक ब्रेक हो गया, नेट डाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया। अब ब्रांच सर्वर को नहीं पता कि एटीएम सर्वर ने क्या काम किया, क्या उसने ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर दी, क्या उसने पैसे दे दिए थे 10,000, या उसने कुछ भी नहीं था किया। ब्रांच सर्वर को तो नहीं पता। जब दोबारा लिंक एस्टैब्लिश होना है तो एटीएम सर्वर और ब्रांच सर्वर ने आपस में फिर एक दूसरे के साथ रीकम्युनिकेट करना है। एंड रैको इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस जो कि डिक्लेरेशन करता है कि लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन जो ऐसी रन टाइम पे इफेक्ट हुई थी उसका क्या बना, मीन के इन डाउटेड ट्रांजैक्शन को रिजॉल्व करना। मैंने आपसे पहले कहा था कि ट्रांजैक्शन के दो स्टेटस होते हैं, या कमिट या रोल बैक। इन डाउटेड कोई स्टेटस नहीं होता। इन डाउटेड मीन रोल बैक, इन डाउटेड सीधी सीधी एक ही स्ट्रेटेजी रखी जाती है। इन डाउटेड का मतलब रोल बैक, खत्म कर दो उसको। एंड आर्काइवर, आर्काइवर एक ऐसा बैकग्राउंड प्रोसेस है, मैंने आपको समझाया था कि रीडू लॉग फाइल सर्कुलर फैशन में लिखती हैं। जब एक रीडू लॉग फाइल भर जाती है तो कंट्रोल दूसरे पे चला जाता है, दूसरे से तीसरे पे चला जाता है, तीसरे से दोबारा पहली ओवरराइट हो जाती है। ओवर राइटिंग से पहले पहले आर्काइवर क्या करता है, उसका उठा के बैकअप इमेज एक आपके लिए बना देता है, विच इज कॉल्ड आर्काइव लॉग फाइल्स, ठीक है। सो जी, अभी तक हम लोगों ने ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह को लिटिल बिट वन देखा। इसके अलावा भी हमारे पास लॉट ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। लाइक आप पढ़ेंगे MMON, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर प्रोसेस। इसका काम होता है स्टैटिस्टिक्स गेट करना, तमाम डिस्क स्ट्रक्चर्स के, मेमोरी स्ट्रक्चर्स के स्टैटिस्टिक्स अपने पास रखना। MMAN, मेमोरी मैनेजर, जो ऑटोमेटिकली तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर्स को मेमोरी एलोकेट या डी एलोकेट करता है। MMNL, ये एक हमारे पास सेपरेट MMON के अंडर काम करता है ये प्रोसेस। इसका भी यही काम होता है कि ऐसे काम जो बहुत, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंटली टेकअप किए जाने हैं, बार बार किए जाने हैं, उनकी रेपिटेशन, उनके स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करें। एक होते हैं CJQ प्रोसेसेस, जो भी आपने कह लें कि बैच प्रोसेसिंग के लिए कोई जॉब्स लगानी है तो। एक QMN, एडवांस क्यूइंग की मॉनिटरिंग के लिए प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास। इसके अलावा लॉट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, ये कि 25-30 के करीब प्रोसेसेस हैं। अब जरा आए लिटिल बिट वन हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ के से आई हैव टू एग्जीक्यूट सम DML। So what step should be done inside memory structures? देखिए, लास्ट टाइम आपने एक DRL स्टेटमेंट प्रोसेस की थी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम। हमने कहा था उसके 4 फेजेस होंगे, मैक्सिमम, पार्स फेज, बाइंड फेज, एग्जीक्यूट फेज, फेच फेज। श्योर। अब मैं अगर आज एक क्यूरी लिखता हूं, अपडेट एम सेट सेल is 1000 where
एम्प्लॉय आईडी इज 1 2 3 4 5। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 होगा। इसके कितने फेजेस हैं? नंबर 1 पार्स फेज, नंबर 2 बाइंड फेज, नंबर 3 एग्जीक्यूट फेज एंड नंबर 4 ट्रांजैक्शन कंप्लीशन फेज, मीन कमिट या रोल बैक। इससे पहले यूजर लॉगिन हुआ स्कॉट टाइगर के थ्रू, तो यूजर प्रोसेस बना, सर्वर प्रोसेस बना, सर्वर प्रोसेस ने डेटा डिक्शनरी को कंसल्ट किया और इसको सेशन बना के सेशन का आईडी यहां पे डेटा डिक्शनरी कैशे में कैशेड कर दिया गया। डन। आपने जैसी ये स्टेटमेंट लिखी, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्स फेज चलेगा। पार्स फेज में क्या होगा? सबसे पहले सर्वर प्रोसेस लाइब्रेरी कैशे के साथ लिंकअप होगा। स्टेटमेंट का टेक्स्ट अपडेट कीवर्ड है, एम्प कीवर्ड नहीं है, डेटा डिक्शनरी कैशे को कंसल्ट किया जाएगा भाई एम्प क्या भला है। सेट सेल, सेल क्या है, कॉलम है, क्या चीज है, डेटा डिक्शनरी कैशे बताएगी। जिस यूजर ने ये क्यूरी लिखी है, क्या उसके पास इतने राइट्स हैं कि वो स्टेटमेंट दे सके? ये भी डेटा डिक्शनरी कैशे का काम है। अगर ये सारा काम वैलिडेट हो गया, मीन के स्टेटमेंट का टेक्स्ट ठीक है, उसका पार्स ट्री बन गया। पार्स ट्री क्या होता है? अब आपको तो नहीं पता कि भाई एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 का डेटा किधर पड़ा हुआ है। आपको लास्ट टाइम पता है कि टेबल स्पेसिस में सेगमेंट, सेगमेंट में एक्सटेंट, एक्सटेंट में ऑरेकल ब्लॉक और ऑरेकल ब्लॉक के अंदर आपका डेटा पड़ा होता है। पार्स ट्री का मतलब है उस ऑरेकल ब्लॉक के एड्रेसेस गेट करना जिसमें ये चेंजेस करनी है। डन, ये काम हो गया। फिर एग्जीक्यूशन प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है, मल्टीपल प्लान्स बनाने हैं और उनमें से एक इफेक्टिव प्लान चूज करना है। किसने? सीबीओ ने, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर ने। प्लान क्या बनाना है कि भाई इस टेबल के इस रो को, इस कॉलम को अपडेट करना है। अगर टेबल बहुत बड़ा हो तो फिर क्या किया जाएगा? डायरेक्ट स्कैनिंग नहीं की जाएगी, बल्कि इस टेबल के ऊपर जो इंडेक्स बना हुआ है उससे स्कैनिंग करवाई जाएगी। ये सारा काम एग्जीक्यूशन प्लान को पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये सारा काम उसने करके लाइब्रेरी कैशे में स्टोर कर लिया तो पार्स फेज आपका एग्जीक्यूट हो गया। अगर बाइंड वेरिएबल रन टाइम पे यूज हो रहे हैं तो बाइंड फेज भी साथ ही बाइंड वेरिएबल्स भी बना के इधर स्टोर कर दिए जाएंगे। डन, खत्म होगी चीज पहली। अब आगे आते हैं एग्जीक्यूट फेज। एग्जीक्यूट फेज में क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस रो के ऊपर आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है, क्या वो रो पहले से लॉक्ड तो नहीं है? लॉक है तो लॉकिंग एक्सक्लूसिव होती है। याद रखिएगा, रो लेवल लॉकिंग एक्सक्लूसिव होती है, आपको वेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन एक वक्त में काम कर सकती है, दो नहीं कर सकती। ठीक है, तो डन। पहले यहां पे लॉक पूल होता है, शेयर्ड पूल के अंदर उसे लुकअप किया जाता है कि क्या वो रो लॉक पूल में तो नहीं पड़ी हुई। अगर नहीं पड़ी हुई तो फिर क्या किया जाएगा? सबसे पहले सर्वर प्रोसेस डेटाबेस बफर कैशे को लुकअप करेगा कि क्या इसमें ये वाला ऑरेकल ब्लॉक लोडेड है जिसमें एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 के रिकॉर्ड हो। नहीं तो डिस्क से रीड करके लोड करो, और दो कॉपीज लोड की जाएंगी। एक को हम कहते हैं डेटा बफर और एक को हम कहते हैं अनडू बफर। इसके दो स्टेटस मेमोरी में लोड होंगे। डेटा बफर क्या करेगी? उसमें सैलरी अपडेट करके 1000 कर दी जाएगी, और अनडू बफर जिसमें सैलरी पुरानी वाली है लाइक $800। अगर ये यूजर स्कॉट टाइगर लॉग इन होकर लिखता है, लाइक ये स्टेटमेंट लिखी उसने, वो नीचे आता है 1 रो अपडेटेड। आप दोबारा लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प वेयर एम्प आईडी इज 1 2 3 4 5। आपको सैलरी कितनी दिखाएगा? 1000। और बाकी तमाम लोगों को क्या दिखाएगा? 800। 1000 नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। नो कमिट नो रोल बैक, आपने ना कमिट लिखा ना रोल बैक लिखा। तो ये देखिए यहां पे दो बफर लोड हुई, डेटा बफर अलहदा, अनडू बफर अलहदा। अनडू बफर में पुराने वाले रिकॉर्ड, डेटा बफर में नए वाले रिकॉर्ड। ये चीजें कहां पे लोड हुई? डेटाबेस बफर कैशे में। एक काम हो गया एग्जीक्यूट फेज के अंदर, पहला काम। दूसरा काम, सर्वर प्रोसेस यहां पे रन टाइम क्विक पॉइंटर्स रीडू लॉग बफर में लिखेगा। क्या क्या पॉइंटर्स? किस ट्रांजैक्शन आईडी, किस सेशन आईडी के अगेंस्ट कौन से ब्लॉक आईडी को आपने मॉडिफाई किया और क्या चीज मॉडिफाई की, लाइक सैलरी 1000 की आपने। एक पॉइंटर बना के यहां पे रख लेगा। अगर आप लिखते हैं कमिट तो क्या होगा? लॉग राइटर स्पीडीली, पहले सबसे पहले लॉग राइटर को फायर करवाया जाएगा। लॉग राइटर वैसे भी फायर होता है, आपको पता है, जब ये 1/3 फिलअप हो जाती है या आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स के बाद भी लॉग राइटर फायर होता है।
लेकिन जब आप कमिट लिखते हैं उस वक्त हर हालत में लॉग राइटर फिर फायर करवाया जाता है ताकि गारंटी मिले कि ये जो पॉइंटर लिखा था ये डिस्क पे लिखा गया। और साथ ही आपको कह दिया जाता है स्टेटमेंट प्रोसेस्ड, ठीक है, स्टेटमेंट प्रोसेस भी कह दिया जाता है, लॉक भी रिलीज कर दिया जाता है। लॉक पूल में अगर ये रो लॉक्ड है तो ये भी रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही ये जो डेटा बफर थी, डेटा बफर जिसमें क्या पड़ा हुआ है 1000, इस डेटा बफर को डर्टी बफर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ इट्स मार्क्ड एज अ डर्टी। और अनडू बफर जिसमें पुराने वाले रिकॉर्ड पड़े हुए 800, उसको फ्लश कर दिया जाता है, मीन उसको किल कर दिया जाता है। और डीबी राइटर को ऑर्डर किया जाता है कि ये डर्टी बफर अप्रोप्रिएट जगह पे डेटा फाइल में लिखे, क्योंकि रिकॉर्ड तो ओरिजिनल डेटा फाइल के अंदर है। सो ये वो स्टेप्स हैं जब आप ट्रांजैक्शन कमिट करते हैं। बट से अगर मैं रोल बैक कर देता हूं, आप कमिट नहीं करते, आप रोल बैक कर देते हैं। रोल बैक में क्या होगा, डेटा बफर डर्टी बफर में मार्क नहीं होगी और डेटा बफर को फ्लश कर दिया जाएगा। और अनडू बफर जिसमें 800 पुराना वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ था उसे मेमोरी में कीप किया जाएगा। और लॉक पूल से लॉक रिलीज कर दिए जाएंगे। लॉग राइटर को कोई एनफोर्स नहीं किया जाएगा कि वो राइट डाउन करे। अगर उसका टाइम आया हुआ है, मीन के 1/3 फील्ड है या 3 सेकेंड्स हो चुके या उसका टाइम आउट आ गया तो होता है फायर, तो हो, कोई मसला नहीं। डीबी राइटर को भी कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि डर्टी बफर्स राइट डाउन करो। दिस वन इज योर रोल बैक फेज, ठीक है। आपको मैंने दोनों बता दिया कि रोल बैक होगा, कमिट होगा तो क्या क्या स्टेप्स मेमोरी के अंदर होंगे। अच्छा जी, ये तो एक थी सिंपलेस्ट डीएमएल। सो टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड आफ्टर दैट इसको खत्म करते हैं। इसके चंद एक छोटे छोटे से पॉइंट्स रह गए।